स्वागत है आप सबका लिपिका क्लासेस में। मैं अमित और आज हम बात करने जा रहे हैं प्लेटो पे। आज हम बात करने जा रहे हैं प्लेटो पे। पाश्चात्य काव्य शास्त्र में प्लेटो अरस्तु वगैरह आपके लिए महत्वपूर्ण है पेपर के दृष्टिकोण से। मैं जहाँ तक प्रयास रहेगा कि 6 या 7 आपको पश्चात पर लेक्चर मिले जिसमें आपकी पूरी चीज़ें जो हैं कैप्चर हो जाएं, और ज़्यादा बड़ा वीडियो बनाने का कोई उद्देश्य है नहीं। तो प्लेटो को आसानी से समझते हैं। प्लेटो को समझने से पहले उस समय प्लेटो की जो परिस्थिति थी इसे आपको जरा सा समझ लेने की ज़रूरत है कि क्या कारण था कि प्लेटो कहते थे कि कवि को राज्य से बाहर कर दो, या प्लेटो की अन्य जो मान्यताएं हैं उन सबको समझने से पहले हमें प्लेटो के समय की परिस्थिति को ध्यान में रखना होगा। देखिए यहाँ पर दे रखा है कि प्लेटो का जन्म जो है 427 ईसा पूर्व हुआ था। हम सभी जानते हैं कि यूनान से इनका संबंध था। अब मान लीजिए, देखिए एक चीज़ आपको जो ध्यान में रखनी है, यहाँ देखेंगे ये आपका हो गया यूनान। अब इसके हम करेंगे 3 पार्ट। एक ये बन गए 3। ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ये आपका नॉर्थ है, और ये जो है आपका साउथ, और ये है मिडिल मध्यवर्ती। ये जो नॉर्थ वाला हिस्सा है इसे कहा गया है, क्या कहा गया है इस नॉर्थ वाले हिस्से के लिए? मकदूनिया। ये था मकदूनिया, जिससे किसका संबंध रहा है? सिकंदर का। तो नॉर्थ में आपका मिलेगा सिकंदर, एस यहाँ मैंने लिख दिया सिकंदर। ये मिडिल वाला जो हिस्सा है ये है आपका एथेंस, जहाँ आपके रहते हैं प्लेटो। यहाँ आपके कौन रहते हैं? प्लेटो। और ये जो है एस, एस से साउथ, और एस से ही आपका आएगा स्पार्टा। यह स्पार्टा वो रहता है जिसने एथेंस पर कई हमले किए, जिसके कारण प्लेटो की कई मान्यताएं इसके जड़ में रहती हैं। तो स्पार्टा आता है नीचे। अब यहाँ देखिए ये जो मिडिल वाला हिस्सा है आपका एथेंस, इनका क्या था? बुद्धि। इनके पास बुद्धि थी। और ये जो है स्पार्टा साउथ वाले, इनके पास था बल। किस तरह का बल? शारीरिक बल। शारीरिक बल के कारण ही इन्होंने क्या किया था? एथेंस को कब्जा कर रखा था। तो देखिए मैंने यूनान के यहाँ पर 3 भाग बनाए हैं। पहला जो आपका नॉर्थ वाला हिस्सा है, ऊपर का ये वाला हिस्सा, ये आपका है, ये वाला जो हिस्सा है ये आपका है मकदूनिया, जो सिकंदर के कारण प्रसिद्ध है। मिडिल वाला हिस्सा बुद्धि का केंद्र था, दार्शनिकों का केंद्र था, जो प्लेटो के कारण प्रसिद्ध होता है। तीसरा नीचे वाला हिस्सा स्पार्टा लड़ने के लिए प्रसिद्ध था उस समय, और अपने बल के कारण ये प्रसिद्धि पाता है। कौन? स्पार्टा। तो ये इसकी एक मूलभूत धारणागत बात है जो आपको ध्यान में रखना है। अब आगे हम जब चलेंगे तो इन मान्यताओं में कैसे ये प्लेटो में परिवर्तन लेकर के आते हैं इसे अभी आप देखेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए कि प्लेटो का जन्म जो है, प्लेटो का जन्म जो है कब हो रखा है? 427 ईसा पूर्व में। कब हो रखा है प्लेटो का जन्म? 427 ईसा पूर्व में। और प्लेटो उच्चारण अंग्रेजी के अनुसार है। प्लेटो उच्चारण किसके अनुसार है? अंग्रेजी के अनुसार है। इस शब्द का यूनानी उच्चारण क्या होता है? प्लातून। प्लातून जो है यूनानी है, और अरबी में इनको अफलातून भी कहा जाता है। ठीक है, अरबी में क्या कहा जाता है? इनको अफलातून भी कहा जाता है। नीचे है कि प्लेटो जो है मातृपक्ष और पितृपक्ष दोनों से एथेंस के समृद्ध अभिजात कुल से संबंधित थे। अभिजात कुल, पढ़े लिखे वर्ग से प्लेटो का संबंध था एथेंस में, जिनका एथेंस पर व्यापक राजनीतिक प्रभाव था। एथेंस पर स्पार्टा का आक्रमण प्लेटो के जन्म के 4 वर्ष पहले हुआ था। जैसे हम देख आए हैं यह युद्ध 27 वर्ष तक चला। युद्ध कितना वर्ष चला है? 27 वर्ष तक स्पार्टा और एथेंस का 404 तक चलता है। और जन्म इनका हुआ था कब? 427।
तो 27 इसमें अगर जोड़ दीजिएगा तो 431 में युद्ध जो है, आक्रमण जो है स्पार्टा का इन पर होता है और उसके 4 वर्ष बाद प्लेटो का जन्म 27 में होता है। तो आप ये समझ सकते हैं कि किसी के जीवन के 23 वर्ष या 20 वर्ष एक गुलामी में बिताना कितनी बड़ी बात होती है और कितनी मुश्किल उन्होंने झेली होगी। इनकी जब किताब रिपब्लिक का आप वो स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि गुलामी मृत्यु से भी भयावह है, तो इस तरह के स्टेटमेंट देने का कारण यही था। तो युद्ध कितने वर्ष चल रहा है? 27 वर्ष। 404 ईस्वी ईसा पूर्व में एथेंस के पराजय के साथ यह युद्ध समाप्त होता है। तात्पर्य यह है कि प्लेटो का शैशव, कैशोर और यौवन का आरंभिक भाग युद्ध की काली छाया में बीत गया। उसका बचपन, बाल्यावस्था, यहाँ तक कि उसकी जवानी के आरंभिक दिन भी कहाँ बीत गए? गुलामी में बीत गए। रिपब्लिक में प्लेटो ने कहा है, जिस स्टेटमेंट की बात कर रहा था, कि गुलामी जो है क्या होती है? मृत्यु से भी भयावह होती है। तो समझते देर नहीं लगती कि इस आक्रोश की तीव्रता स्वानुभूत है। स्पार्टा के बाहुबल के सामने जब एथेंस के बुद्धिबल ने घुटने टेके होंगे, तो भावुक चिंतनशील प्लेटो पर इसका क्या प्रभाव पड़ा होगा? प्रश्न है। ऊपर मैंने आपको ये बता दिया था कि स्पार्टा जो है शारीरिक बल पर टिका था और एथेंस जो है बुद्धि के बल से चलता था। लेकिन उनकी बुद्धि जो है धरी की धरी रह जाती है और स्पार्टा उन पे इतने वर्षों तक, 404 ईसा पूर्व तक उनका युद्ध चला और वो गुलामी के दिन बिताए। निसर्गतः कवि और कला प्रेमी प्लेटो की अपनी आदर्श राज्य से कवियों के बहिष्कार की बात अटपटी सी लगती है। तो उसके बाद जो है इनकी मान्यता ये बनती है कि कवि को और कला प्रेमी प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य से कवियों को बहिष्कार की बात कही है, जो लोगों को अटपटी लगती है। लेकिन देखिए यहाँ पर दे रखा है कि आलोचकों ने प्लेटो के कवि विरोधी दृष्टिकोण का केवल उल्लेख कर दिया, किंतु किसी ने इस विरोधाभास का समाधान प्रस्तुत नहीं किया कि इसके जड़ में क्या बात है। क्या कारण है कि प्लेटो जो है कह रहा है कि कवि को राज्य से बाहर कर दो? आदर्श राज्य का सिद्धांत प्लेटो ने दिया था, तो उस आदर्श राज्य में क्यों कवि को प्लेटो नहीं रखना चाहते हैं? काव्य और कला को शौर्य वीरता के विकास में बाधक मानकर ही प्लेटो ने कवियों के बहिष्कार की बात कही। काव्य और कला के माध्यम से क्या होता है? शौर्य वीरता के विकास में बाधा बनती है। प्लेटो का ये मानना था कि कवि जो है दुखांतक की रचना करता है और जब सामने वाला दुखांतक लिखता है तो उससे इस तरह की चीज़ें जो हैं, शौर्य वीरता का जो है आभास नहीं मिलता है। जनता क्या होने लगती है? दुखी होने लगती है, उसका बल जो है नहीं बढ़ता है। ये एक कारण रहता है कि प्लेटो जो है चाहता था कि कवि को बहिष्कृत कर दिया जाए, कवि ना रहे एक राज्य में, आदर्श राज्य में। उनके आक्रोश का विषय है दुखांतक, जो रोने धोने को बढ़ावा देकर समाज को कमजोर बनाता है। यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है कि प्लेटो के आक्रोश का विषय क्या है? दुखांतक है, जो रोना धोना को बढ़ावा देकर समाज को कमजोर बनाता है। चूंकि कमजोर समाज अपनी स्वतंत्रता की रक्षा नहीं कर सकता, इसलिए वैसे साहित्य का लेखक राज्य में रहने का अधिकारी नहीं, जो बल और पौरुष को जगाने के बदले शतृण बनाता हो, जो बल और पौरुष को, यानी जो हमारे ना बल को जगाए ना हमारे पुरुषत्व को जगाए, ऐसे व्यक्ति को, ऐसे कवि को यहाँ रहने का अधिकार ही नहीं है। जाओ यहाँ से, निकलो, एकदम बाहर हो जाओ, ऐसा स्पष्ट प्लेटो का कहना था। 404 ईसा पूर्व में एथेंस की पराजय हुई। उसके 5 वर्ष के बाद 399 ईसा पूर्व में सुकरात को मृत्युदंड मिला। हाँ, यहाँ आप ध्यान में रखेंगे कि सुकरात जो है प्लेटो के गुरु रहते हैं। क्रम क्या बनता है? सुकरात प्लेटो के गुरु हैं। प्लेटो किसके गुरु हैं? प्लेटो किसके गुरु हैं? अरस्तु के। प्लेटो हैं आपके अरस्तु के, और अरस्तु किसका गुरु बनता है? सिकंदर का। तो ये 4 नाम आपके यहाँ पर हो गए। सुकरात, सुकरात से प्लेटो, प्लेटो से अरस्तु, अरस्तु से सिकंदर। इनके गुरु का भी प्लेटो पर बहुत प्रभाव था। जिस तरह की मान्यताएं सुकरात की रहती हैं, उसी तरह की मान्यताएं जो हैं प्लेटो की रहती हैं। थोड़ा सा यहाँ पर सुकरात को समझ लीजिए कि सुकरात को मृत्युदंड मिलता है और सुकरात प्लेटो के गुरु थे। सुकरात ने कोई ग्रंथ नहीं लिखा, ऋण अर्थ में कभी अध्यापन भी नहीं किया। ऋण अर्थ में उन्होंने कभी अध्यापन नहीं किया था। उनकी दृष्टि में अध्यापन का सबसे अच्छा तरीका क्या था? संवाद, जो आजकल आप लोग नहीं करते हैं।
प्रश्नोत्तर ये भी आप लोग नहीं करते हैं। मजाल है जब पूरे दिन में कोई एक प्रश्न कहीं पूछ दे, नहीं, क्योंकि सबको क्या लगता है, मैं जैसे ही प्रश्न पूछूंगा सामने वाला तो ले लेगा। ना ही कोई डिबेट करता है कि कहीं मेरे अंदर का ज्ञान दूसरा ना ले ले। तो देखिए, सुकरात का ये मानना था कि संवाद और प्रश्नोत्तर जो है ये दो ऐसी चीज़ें हैं जो पढ़ाई की सबसे अच्छा तरीका है। कहता था कि अध्यापक और अध्येता दोनों उसमें सहभागी हों। एथेंस की सड़कों पर चलते हुए सुकरात कहीं भी कहीं भी नए लोगों को सुकरात जो है बटोर लेते थे और उन्हें देख करके युवा वर्ग जो था, नवयुवक जो थे, खुद झुंड इकट्ठा करके खड़े हो जाते थे और प्रश्नोत्तरी इनकी जो है शुरू हो जाती थी। सुकरात के आचार विचार, रहन सहन और तौर तरीके इतने रूढ़ी विरोधी थे कि रूढ़िवादी उनसे खार खाए रहते। सुकरात बुद्धि तथा तर्क के अतिरिक्त किसी भी बाह्य सत्ता का आदेश मानने को तैयार न थे। सुकरात के लिए बस दो ही चीज़ें थी, बुद्धि और तर्क के अलावा सुकरात और किसी बाहरी सत्ता का आदेश मानने को तैयार नहीं था। सुकरात प्रत्येक चीज़ को अपनी बुद्धि के द्वारा तर्क की कसौटी पर जांचते थे। अगर वो तर्क पे खरी है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, नहीं है तो उसको नहीं मानते थे। यहाँ तक कि देखिए, उम्र में जो लोग बड़े होते हैं, छोटे होते हैं, चाहे वो हमारे माता पिता हों या कोई भी, उनको लेकर के भी सुकरात का ये कहना था कि आदेश पालन कर्तव्य की कोटि में नहीं आता है। हम उनके प्रत्येक बात के आदेशों का पालन करिए, जरूरी नहीं है। पहले हमें क्या करना होगा, उनकी बातों को भी तर्क पर देखना होगा कि हाँ, ये जो हमें कह रहे हैं ये सही है या गलत है। हमें कोई गलत सलाह देगा तो हम मानेंगे? बिल्कुल नहीं मानेंगे। तो ये हमें तर्क की कसौटी पर जांचना है। कह रहे हैं कि माता पिता होने मात्र से संतान के लिए उनका आदेश पालन कर्तव्य की कोटि में नहीं आता। सुकरात का आदर्श था कि परिणाम की चिंता छोड़कर, परिवार और परिवेश की चिंता छोड़कर एक निष्ठ भाव से ज्ञान और सत्य का अनुसंधान करना, इसमें कभी स्खलन नहीं, कोई समझौता नहीं। आचार शास्त्र में सुकरात उपयोगितावाद के संस्थापक माने जाते हैं। एक और महत्वपूर्ण चीज, आचार शास्त्र में सुकरात क्या माने गए हैं? उपयोगितावाद के संस्थापक। सुकरात के अनुसार शिव वही है जो उपयोगी है, जिसका कुछ उपयोग हो सके वही शिव है। जिसका कोई उपयोग नहीं ना, वह शिव नहीं है, वो गुड नहीं है। सुकरात की सत्ता विषयक अवज्ञा की सीमा में मनुष्य ही नहीं, देवता भी थे। प्रचलित लोकप्रिय धर्म तर्क की कसौटी पर जल्दी खरा नहीं उतरता था, और जो तर्क की कसौटी पर खरा नहीं उतरता वह सुकरात को मान्य नहीं था। ईश्वर में उसकी आस्था थी, किंतु ईश्वरीय विधि विधान के संबंध में उसका दृष्टिकोण अज्ञेयवादी था। ईश्वर में तो वो मानता था, सुकरात ईश्वर में मानता था, ईश्वर में सुकरात की आस्था है, लेकिन ईश्वरीय विधि विधान के संबंध में उसका दृष्टिकोण अज्ञेयवादी है। मतलब कि ईश्वर है या नहीं है, ये जो एक डिबेट चलता है, इस चीज़ को सुकरात ये मानते थे कि ये हमारे ज्ञान के परे की चीज़ें है। जैसे आजकल भी हम लोग आपस में द्वंद्व कर लेते हैं कि हाँ ईश्वर है, हाँ ईश्वर नहीं है। तो सुकरात निराशावादी नहीं है। सुकरात ईश्वर की सत्ता मानते हैं, लेकिन ईश्वर का अस्तित्व है कि नहीं है, इस द्वंद्व को अपने से परे बताते हैं। कहते हैं ये हमारे बस की चीज़ है नहीं, हमसे ऊपर की चीज़ है कि ईश्वर का अस्तित्व है या नहीं है। आगे देखिए, प्लेटो का साहित्य लोचक रूप। तो पहली ये सब जो चीज़ें हैं, पहले आप अपने ध्यान में रखिएगा। ये जो पॉइंट है ना, ये सीधे सीधे पेपर में आता है, ये सीधे सीधे आपको दे करके संगत संगत में पूछ लेगा। तो ध्यान में क्या रखना है कि प्लेटो जो है आलोचक नहीं है, क्या है? दार्शनिक है। उनका उद्देश्य आलोचनात्मक सिद्धांतों का निरूपण नहीं है, बल्कि अपने गुरु की तथा अपनी दार्शनिक मान्यताओं का उपस्थापन है। अपने गुरु यानी सुकरात और इनकी जो अपनी दार्शनिक मान्यता है उनको उपस्थापन करना ही इनका लक्ष्य था। आगे है कि इन्होंने आलोचना पर कोई स्वतंत्र किताब तो लिखी नहीं, बल्कि अन्य प्रसंगों में काव्य नाटक पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। इस तरह के विचार अनेक संवादों में, इनके संवादों में इस तरह के इनके विचार मिलते हैं, जिसमें क्या है? योन, क्रातिलूस, गोर्गियास, फेद्रुस,
फिलेबुस, विचार गोष्ठी, गणतंत्र आदि में बिखरे हुए हैं। उनमें आलोचनात्मक सामग्री की दृष्टि से इयोन, फेदरुस और रिपब्लिक, ये आलोचनात्मक सामग्री की दृष्टि से 3 किताबें आ रही हैं। इयोन, फेदरुस और रिपब्लिक अधिक उपादेय हैं, मतलब आलोचना के लिहाज से आपके लिए ज़्यादा उपयोगी किताबें हो सकती हैं इयोन, फेदरुस और रिपब्लिक। अब एक नज़र डाल लीजिए प्लेटो के सिद्धांतों पर। पहला सिद्धांत है आदर्श राज्य का सिद्धांत। पहला सिद्धांत इन्होंने क्या दिया? आदर्श राज्य का। दूसरा है प्रत्यय सिद्धांत, तीसरा है आत्मा की अमरत्व सिद्धि, चौथा है सृष्टि शास्त्र तथा ज्ञान मीमांसा। ये आपके प्लेटो विषयक 5 चीजें हैं। इनमें प्लेटो की आलोचनात्मक धारणा आदर्श राज के संदर्भ में ही अधिकतर व्यक्त हुई है। सबसे ज़्यादा उन्होंने अपनी आलोचना को आदर्श राज्य के सिद्धांत के संदर्भ में ही सामने लाया है। वे स्पार्टा द्वारा एथेंस के पराजय से इतने विचलित थे कि एथेंस का साहित्य, कलात्मक एवं बौद्धिक प्रकर्ष उनके समक्ष महत्वहीन बन गया था और वे चाहते थे कि एथेंस इतना शक्ति संपन्न हो जाए कि पराजय का अवसर दोबारा न आए। इसके लिए उन्हें शिक्षा पद्धति में परिवर्तन आवश्यक प्रतीत हुआ, क्योंकि भावी नागरिकों को बनाने बिगाड़ने का सबसे समर्थ माध्यम शिक्षा ही है। तो प्लेटो क्या सोचता है कि अगर एक आदर्श राज्य बनाना है तो सबसे पहले क्या जरूरी है? शिक्षा। और दूसरी इनकी चिंता रहती है कि एथेंस को इतना शक्ति संपन्न बना देना है कि दोबारा वो कभी हारे ही ना। तो प्लेटो के तर्क का रूप इस प्रकार है कि सभी मनुष्य जो हैं आदर्श राज्य अर्थात अच्छा शासन चाहते हैं, और शासन तभी अच्छा हो सकता है जब नागरिक अच्छे हों, और नागरिक अच्छे तब होंगे जब उनको शिक्षा अच्छी मिली हो। और अच्छी शिक्षा कब मिल सकती है? जब हमें एक अच्छा विषय मिले, और विषय अच्छा वही है जो तन और मन को अधिक से अधिक अच्छा बनाए। तो तन और मन को अधिक अच्छा बनाने के लिए प्लेटो ने 2 चीज़ों को सुझाया। तन को अच्छा बनाने के लिए क्या था? व्यायाम। देखिए यहाँ पर तन के लिए व्यायाम और मन के लिए संगीत। शिक्षा का आरंभ उन्होंने 2 विषयों में होना चाहिए, जिनके द्वारा तन मन के परिष्कार और विकास के बाद ही दूसरे विषय पढ़ाए जाने चाहिए। और यही होता है। क्या कहता है प्लेटो? कि तन के लिए व्यायाम जरूरी है और मन के लिए संगीत। 10वीं तक इन दोनों चीज़ों को अनिवार्य करते हैं। और देखिए यहाँ पर ये स्पष्ट भी कर रहे हैं कि सोवियत संघ आदि समाजवादी देश आज भी प्लेटो द्वारा निर्धारित इस प्रचलित को मानते हैं और 10वीं क्लास तक इसको अनिवार्य रखे हैं। आगे है कि प्लेटो द्वारा काव्य की अग्राह्यता के 2 आधार हैं। प्लेटो द्वारा काव्य की अग्राह्यता के कितने आधार हैं? 2। पहला आधार क्या है? दर्शन, और दूसरा है आपका प्रयोजन। तो अब देखिए कि प्लेटो जो था प्रत्ययवादी दार्शनिक है। प्रत्ययवादी दार्शनिक यानी कि विचारों को सत्य मानने वाला, आइडियलिस्ट है, विचार ही सत्य है। तो प्लेटो प्रत्ययवादी दार्शनिक है। प्रत्ययवाद के अनुसार प्रत्यय अर्थात विचार ही परम सत्य है, वह नित्य है और एक अखंड है, तथा ईश्वर क्या है? उसका सृष्टा है। विचारों को जन्म देने वाला कौन है? ईश्वर है। यह दृश्यमान वस्तु जगत प्रत्यय यानी परम सत्य का अनुकरण है। वस्तु जगत को इन्होंने क्या माना है? ईश्वर द्वारा बनाई हुई चीज़ों का अनुकरण, यानी प्रत्यय जगत, विचार वाला जो हमारा संसार होता है ना, उसका अनुकरण जो है वस्तु जगत को इन्होंने बना दिया है। ठीक है, क्योंकि कलाकार किसी वस्तु को ही अपनी कला के द्वारा चित्रित करता है। इस क्रम में कला तीसरे स्थान पर है। पहला स्थान प्रत्यय का, दूसरा स्थान उसके आभास या प्रतिबिंब का, और तीसरा स्थान वस्तु जगत के प्रतिबिंब का। पहला स्थान किसका है? कलाकार किसी वस्तु को अपनी कला के द्वारा चित्रित करता है। इस क्रम में कला तीसरे स्थान पर है। पहला स्थान है प्रत्यय यानी कि परम सत्य का, ईश्वर व क्या, और दूसरा स्थान उसके आभास या प्रतिबिंब यानी वस्तु जगत का, और तीसरा स्थान जो है वस्तु जगत का प्रतिबिंब यानी कि कला जगत। तो ऐसे करके इन्होंने अनुकरण को भी जो है 3 कदम दूर मान लिया। फर्स्ट स्टेप ईश्वर, सेकेंड स्टेप कला जगत, वस्तु जगत। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, जब आगे चल करके ये पलंग वाला उदाहरण देंगे उसके अनुसार अभी आपको बता रहा हूँ। फर्स्ट स्टेप आपको याद रखना है ईश्वर, सेकेंड स्टेप आप याद रखिएगा बढ़ई, राजमिस्त्री, जो भी हो, जो भी कारीगर,
सेकेंड स्टेप। थर्ड स्टेप पर आप ओके आएंगे कवि या फिर चित्रकार या जो भी वस्तु जगत का अनुकरण कर सके, किसी चीज़ के भाव भर सके उसको। एक उदाहरण यहाँ पर उन्होंने दिया है, कह रहे हैं कि प्लेटो अपनी बात एक उदाहरण की सहायता से स्पष्ट करते हैं कि संसार में प्रत्येक वस्तु का एक नित्य रूप होता है जो प्रत्यय यथार्थ विचार या धारण में ही रहता है। यह रूप ईश्वर निर्मित हुआ करता है प्रत्यय अर्थात विचार में वर्तमान उसी रूप के आधार पर किसी वस्तु का निर्माण होता है। प्लेटो द्वारा दिया गया पलंग का दृष्टांत ले। यथार्थ पलंग वह है जिसका रूप हमारे विचार में है। एक वास्तविक पलंग उसको इन्होंने बताया है जिसका रूप जो है हमारे मन में चल रहा है, हमारे विचार में चल रहा है। और उसी विचार पर बढ़ई क्या करता है, लकड़ी के पलंग का निर्माण कर देता है और उसके द्वारा निर्मित पलंग का चित्र कलाकार बनाता है। तो कलाकार जो चित्र बनाएगा ये क्या हुआ, अनुकरण का अनुकरण हुआ, यानी विचार जगत प्रत्यय जगत जिसका आधार ईश्वर है उससे जो है बढ़ई ने पलंग ठोक दिया उस विचार को लेकर के। अब बढ़ई के पलंग को लेकर के कलाकार जो है उसका चित्र बना रहा है या अपनी कविताओं में उसको चित्रित कर रहा है। तो यहाँ पर इसको इन्होंने माना है। कह रहे हैं कि इस प्रकार तीन पलंग हुए। एक तो वह जिसका निर्माण ईश्वर करता है और जो हमारे प्रत्यय यानी विचार में रहता है। दूसरा वह जिसका निर्माण बढ़ई करता है और तीसरा वह जिसका निर्माण कलाकार चित्रकार करता है। ईश्वर, बढ़ई और चित्रकार ये तीनों पलंग के निर्माता हैं, किंतु तीनों के पलंग में अंतर है। सबसे पहले तो कोई वस्तु प्रत्यय में ही उद्भाषित या रूपायित होती है, पर उसके अनुकरण पर निर्माता उसे ठोस आकार देता है। यह आकार यथार्थ वस्तु की नकल होती है, इसीलिए उसकी स्थिति यथार्थ से दूसरे स्थान पर है। और चूंकि कलाकार, कवि, चित्रकार या मूर्तिकार किसी माध्यम के द्वारा उस ठोस वस्तु के नकल कर उसे एक नया रूप देता है, इसलिए यह यथार्थ से तीसरे स्थान पर है। चूंकि कला नकल की नकल है, छाया की छाया है, अतः मिथ्या है। तो अनुकरण को इन्होंने मिथ्या माना है, झूठा माना है। कला को इन्होंने मिथ्या माना है। क्या कहते हैं कि किसी माध्यम, शब्द, रंग या पत्थर के द्वारा उस ठोस वस्तु की नकल कर उसे एक नया रूप देता है, इसलिए वह यथार्थ से तीसरे स्थान पर है। कौन सा? पहला हुआ ईश्वर वाला पलंग, तो ये हमारा फर्स्ट हो गया, ये हमारा पहला हो गया। दूसरा अपना क्या हो रहा है, बढ़ई द्वारा बना हुआ। और उसके बाद कलाकार जो है इसका तीसरा फॉर्म दे रहा है, चित्रकार हो या आप कहीं अपनी कविताओं में ला दें, तो इसका तीसरा फॉर्म बन रहा है। तो प्लेटो का कहना ये है कि ऐसे करने पर अनुकरण के द्वारा मूल कला से हम क्या होते हैं, तीन गुना दूर हो जाते हैं, त्रिधा आपीत हो जाते हैं। आगे देखिए, प्लेटो का सारांश दे रखा है इस कथन का। पहला क्या है कि प्रत्यय जगत यथार्थ है और इस प्रत्यय जगत का निर्माण करने वाला कौन है, ईश्वर है। दूसरी बात क्या कहा है प्लेटो ने कि वस्तु जगत जो होता है यथार्थ का अनुकरण है और बढ़ई जो है उसका निर्माता है। किसका? वस्तु जगत का। अगली बात आती है कि कला जगत वस्तु जगत का अर्थात अनुकरण का अनुकरण है, कलाकार उसका अनुकर्ता है। क्या है कि कला जगत वस्तु जगत का अनुकरण है। वस्तु जगत यानी बढ़ई ने जो बनाया है। वस्तु जगत का संबंध किसके है? बढ़ई से है, कारीगर से है, राजमिस्त्री कहिए, बढ़ई कहिए, जिससे कहिए उससे है। और कला जगत का संबंध किससे है? चित्रकार से है। ठीक है। आगे देखिए, आगे कुछ और बातें हैं कला में। अनुकरण में आपने जान लिया कि प्लेटो का जो अनुकरण सिद्धांत है इन्होंने उसको मूल से त्रिधा अपीत माना है कि पहले ईश्वर द्वारा निर्मित चीज़ों का अनुकरण बढ़ई करता है और बढ़ई के बाद उसी चीज़ का अनुकरण जो है चित्रकार कर लेता है। तो मूल कला जो है सत्य से 3 गुना दूर है, इसलिए उसको इन्होंने मिथ्या यानी कि झूठा करार दिया है। आगे कुछ बातें दे रखी हैं जिसमें आप देखिए कि कवि जो है उन्मुक्त व्यक्ति है, वह काव्य देवी द्वारा अंत प्रेरित तथा अविशिष्ट होकर रचता है। काव्य देवी कह रहे हैं कि कवि जो है, कवि क्या होता है
उन्मत्त व्यक्ति है और काव्य देवी यानी कि दिव्य शक्ति। इन्होंने कहा है कि कवि जो भी लिखता है वह ईश्वरीय उन्माद का परिणाम होता है, ऐसे ही वो नहीं लिखता है। तो कवि उन्मत्त व्यक्ति है, वह काव्य देवी द्वारा अंतः प्रेरित तथा आविशिष्ट होकर रचना करता है, उनसे प्रेरणा ग्रहण करता है और तब जाकर के वो रचना कर पाता है। आगे है कि कवि की रचना काल के नियमों का नहीं बल्कि ईश्वरीय प्रेरणा का अनुवर्तन करती है। कवि की रचना काल के नियमों का नहीं बल्कि ईश्वरीय प्रेरणा का अनुवर्तन करती है। कवि में तब तक कोई नवीन उन्मेष नहीं हो सकता जब तक अंतः प्रेरणा ना जागे। कवि तब तक कुछ नया नहीं कर सकता जब तक उसके अंदर अपने अंदर की प्रेरणा ना जागे। दूसरे शब्दों में कहें कि काव्य सृजन के लिए सचेत कलात्मक प्रयास आवश्यक नहीं है। तो क्या बता रहे हैं कि कवि के अंदर अगर कुछ नया उसे करना है तो उसके अंदर प्रेरणा जागनी चाहिए, और अगर नहीं जाग रही है तो कुछ नया नहीं कर सकता। नए के लिए अंदर से जो है उसके अंदर प्रेरणा यानी कि इच्छा शक्ति आना चाहिए। आगे कहते हैं कि अंतः प्रेरणा की अवस्था में कवि जो है ज्ञान शून्य और आत्मविस्मृत रहता है। चौथी बात है कि काव्य देवी किसी कवि से जिस विधा की रचना कराना चाहती है कराती है, उसमें कवि का कोई वश नहीं चलता। यानी दिव्य शक्ति जो काव्य के जड़ में प्लेटो मानते हैं उसको लेकर के कह रहे हैं कि यह जिस तरह की रचना उससे करानी चाहे करा लेती है, इसमें कवि का कोई बस नहीं है, क्योंकि वो तो ईश्वरीय उन्माद से दिव्य शक्ति से ग्रसित होकर के ही लिख रहा है ना। इसका अभिप्राय यह है कि विधा का चयन भी कवि के अधिकार में नहीं है। कवि की विधा का निर्धारण कौन करती है? काव्य देवी करती है। कवि केवल माध्यम है, वास्तविक रचयिता या गायक स्वयं ईश्वर है। कवि को प्लेटो ने क्या कहा है? माध्यम कहा है, सिर्फ और सिर्फ माध्यम कहा है। आगे जब हम अरस्तु को पढ़ेंगे तो वहाँ पर मैं इन दोनों की तुलना आपको बताऊंगा, और वहाँ पर जब आप देखेंगे तो इसको समझ पाएंगे कि कैसे अरस्तु इनसे आगे निकल रहे हैं। और यहाँ पर ये कवि को एक माध्यम बता रहे हैं, बस सिर्फ माध्यम, लेकिन ईश्वर को ही सृष्टा माने। लेकिन प्लेटो से अलग रहती हैं अरस्तु की मान्यताएं। आगे देखिए, आगे जो है प्लेटो ने काव्य के 3 प्रमुख भेद स्वीकार किए हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। पहला है अनुकरणात्मक के आधार पर प्रहसन और दुखांतक, जिसमें आपका दुखांतक में नाटक आ जाता है। वर्णात्मक में है डिथेरिब यानी कि प्रगीत, और मिश्र में है महाकाव्य जैसे होमर और इलियड की रचनाएं। ये हैं मिश्र में। प्लेटो के अनुसार प्रगीत के 3 अंग हैं, शब्द, माधुर्य और लय। उनमें माधुर्य और लय शब्द पर आश्रित रहते हैं। यद्यपि माधुर्य और लय का उल्लेख प्लेटो ने प्रगीत के संदर्भ में ही किया है, किंतु ये काव्य मात्र के गुण हैं और उनकी स्थिति काव्य के 3 भेदों में इष्ट है। प्रगीत का रूप चूंकि छोटा होता है इसलिए इसमें माधुर्य और लय का प्रधान अपेक्षित है, अन्यथा काव्य के उत्कर्ष अपकर्ष के ये दोनों अभिन्न धर्म हैं। हमने देखा है कि संगीत के प्रति प्लेटो का विशेष आग्रह है, इतना आग्रह कि संगीत को उन्होंने शिक्षा में अनिवार्य स्थान दिया है। जो ऊपर हम बात करके आए कि 10वीं तक या शुरुआत में मन के लिए बच्चों को संगीत पढ़ना चाहिए और तन के लिए व्यायाम करना चाहिए। तो यहाँ पर प्लेटो जो है आपके समाप्त होते हैं। प्लेटो के अनुकरण में आपको जो बातें याद रखनी है उनमें ये याद रखना है कि प्लेटो ने अनुकरण को अनुकरण का अनुकरण माना है, यानी कि पहला ईश्वर जगत, दूसरा वस्तु जगत और तीसरा जो है कला जगत। तो कला जगत जो है अनुकरण का अनुकरण है, यानी कि वस्तु जगत का अनुकरण कला जगत है और वस्तु जगत जो है ईश्वर निर्मित जगत का अनुकरण है। तो ये इनका अनुकरण सिद्धांत रहता है। इसके अंतर्गत आप इनके काव्य के भेद को ध्यान में रखेंगे, अनुकरण से संबंधित इन्होंने जो बातें कही है उसको ध्यान में रखेंगे, साथ ही इनकी जो आदर्श राज्य प्रत्यय सिद्धांत या आत्मा की अमरत्व सिद्धि वाला सिद्धांत है, सृष्टि शास्त्र तथा ज्ञान मीमांसा वाला है, ये बात आप याद रखेंगे। बस इतने से मैं ये कह सकता हूँ कि अगर यहाँ से कोई आपका प्रश्न आता है तो अब शायद आप ऊपर ऊपर की चीज़ें जो हैं कर लेंगे। आगे ये कुछ रचनाएं हैं प्लेटो की जो दृष्टि की गाइड में भी आपको मिल जाएंगी। समय यहाँ दे रखा है इनका 427 ईसा पूर्व से 347 ईसा पूर्व। समय ईसा पूर्व है, ईस्वी में टिक मत करिएगा पेपर में, ठीक है। रिपब्लिक, फेडूस,
स्टेट्समैन, क्रिटियस, योन, पार्मेनिड्स, फिलेबुस, लॉज, सिम्पोजियम, सोफिस्ट, टाइमियस, गोर्गियास, फीडो, एपोलॉजी, क्रीटो, क्लाइसिस। ये दृष्टि की गाइड में कुछ इनकी रचनाएं दे रखी थी जो मैंने यहाँ पे फिट कर रखी है। बाकी जो मूल प्रमाणिक किताब से इनकी रचनाएं मुझे मिली थी वो आपको ऊपर क्लास की PDF में मिल जाएगी। फिलहाल अभी के लिए यहीं तक रोकेंगे और इसके आगे अरस्तु पर आपको वीडियो जल्द से जल्द मिलेगी। ठीक है, तब तक के लिए समाप्त करते हैं। धन्यवाद आप सभी का।